हम भारतीय लोग पाकिस्तान से इतना नफरत क्यों करते हैं, इस बात का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। 24 दिसंबर 1999 की दोपहर करीब 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC814 हर बार की तरह काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें ज्यादातर संख्या भारतीयों की थी, लेकिन इस फ्लाइट में कुछ विदेशी यात्री भी मौजूद थे। प्लेन की कमान को कैप्टन देवीशरण ने संभाला हुआ था, जिनके को पायलट राजेंद्र कुमार और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा थे। प्लेन जमीन से 10,000 फीट ऊपर पहुंच चुका था। काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ा यह विमान कुछ ही देर में नेपाल से निकलकर इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हो चुका था और अब केवल 1 से 1.5 घंटे के अंदर न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। लेकिन दोस्तों, इस प्लेन के साथ जो होने वाला था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। दरअसल प्लेन के इंडियन एयरस्पेस में एंटर करते ही अचानक से मास्क पहने हुए 5 लोग हाथों में बंदूक लिए हुए पैसेंजर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। ये 5 लोग आतंकवादी थे, जिनका मकसद प्लेन को हाईजैक करना था। प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक हाईजैकर बंदूक लेकर पायलट के कैबिन में घुस जाता है और कैप्टन देवीशरण और को पायलट राजेंद्र कुमार पर बंदूक तान देता है। उधर चारों हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को अपने हथियारों से डराने लगता है। प्लेन का माहौल एकदम से खौफनाक मंजर में बदल जाता है। पैसेंजर्स को समझ नहीं आता कि थोड़ी देर पहले उन्हीं के बीच बैठे हुए कुछ लोगों का इस तरह उन पर बंदूक तानना और उनका टेररिस्ट होना कैसे संभव हो सकता है। प्लेन का कंट्रोल पाते ही हाईजैकर्स ने बच्चों और महिलाओं को एक तरफ और यंग पैसेंजर्स को दूसरी तरफ करके लोगों को बांटना शुरू कर दिया। इस घटना से जहां पैसेंजर्स के होश उड़े हुए थे, तो वहीं पायलट कैबिन में हाईजैकर्स कैप्टन शरण पर प्लेन को वेस्ट की तरफ उड़ाने के लिए डरा धमका रहे थे। दरअसल इन हाईजैकर्स का मकसद प्लेन को पाकिस्तान ले जाना था। ये 5 हाईजैकर्स पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ये लोग इतने चौकन्ने थे कि अपनी असली नाम की जगह काफी सावधानी बरतते हुए एक दूसरे को चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर जैसे कोड नेम से बुला रहे थे। इन 5 ने मिलकर कुछ ही मिनटों के अंदर अपने बंदूकों के दम पर प्लेन के सभी पैसेंजर्स, पायलट और क्रू मेंबर्स के अंदर खौफ बिठा दिया था। अब प्लेन पूरी तरह से हाईजैकर्स के कंट्रोल में था, जिसे वो पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ ले जाना चाहता था। कैप्टन देवीशरण हाईजैकर्स के दबाव में आकर प्लेन को दिल्ली की जगह वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं। प्लेन के वेस्ट की तरफ मुड़ते ही हाईजैकर्स को अपना प्लान कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखा, जिस कारण वह थोड़ा रिलैक्स हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन ने हाईजैकर्स की नजर से बचकर ट्रांसपोंडर के जरिए इंडियन ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन के हाईजैक होने की इंफॉर्मेशन दे दी। इस तरह पहली बार 4:40 पर इंडियन ATC को फ्लाइट IC814 के हाईजैक होने के बारे में पता चला। इस खबर के बारे में पता चलते ही ATC चौकन्ना हो गए और उन्होंने देर ना करते हुए फौरन सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG से कांटेक्ट किया और प्लेन के हाईजैक होने के बारे में बताया। CMG को उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में अर्जेंसी ना दिखाते हुए कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। CMG ने ना तो कोई इमरजेंसी मीटिंग को अरेंज किया और ना ही वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फॉरेन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के ऑफिशियल से कांटेक्ट किया, जिस कारण कैप्टन देवीशरण को इंडियन अथॉरिटी की तरफ से ना ही कोई मदद मिल रही थी और ना ही कोई दिलासा। हैरानी की बात यह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को हाईजैकिंग की खबर हाईजैक होने के लगभग 1 घंटे के बाद पता चली। कैप्टन शरण हैरान थे कि आखिर ऐसा सिचुएशन में भी ATC कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन जब कुछ देर तक ATC की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तो वह आने वाले समय को भांप चुके थे। उन्हें अपना और सभी पैसेंजर्स का फ्यूचर साफ साफ दिख रहा था, जिस कारण वो काफी निराश होकर प्लेन को अभी भी पाकिस्तान की सीमा की ओर ले जाने के लिए मजबूर थे। कुछ देर तक वेस्ट की ओर प्लेन उड़ाने के बाद कैप्टन शरण ने लाहौर में लैंडिंग के लिए पाकिस्तानी ATC से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कैप्टन की इस रिक्वेस्ट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान का यह जवाब कैप्टन शरण को मुश्किल में डाल देता है। कैप्टन शरण के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो कोशिश करते हैं कि प्लेन इंडिया के ही किसी एयरपोर्ट में लैंड कर जाए, लेकिन हाईजैकर्स को यह गवारा नहीं था। उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनका बना बनाया प्लान चौपट हो सकता है। कोई डेस्टिनेशन डिसाइड ना होने की वजह से प्लेन लंबे समय तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ही चक्कर काटता रहा, जिस कारण प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। अब अगर प्लेन को लैंड किया ना जाए तो प्लेन का क्रैश होना तय था। इन सभी डरावने विचारों से कैप्टन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन फिर भी इस उलझन के बीच कोई हल निकालने के लिए उन्होंने वापस से इंडियन ATC से कांटेक्ट किया। कैप्टन ने इंडियन ATC से रिक्वेस्ट की कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करे कि वह भारतीय प्लेन को अपने यहाँ लैंड करने की परमिशन दे।
कैप्टन ने एटीसी को यह भी बताया कि पाकिस्तान एटीसी उन्हें लाहौर में एंटर नहीं करने दे रहा है, तो ऐसे में बौखलाए हाईजैकर्स किसी भी वक्त पैसेंजर्स पर अटैक कर सकते हैं। सीएमजी के इमीडिएट एक्शन ना लेने की वजह से पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए इंफॉर्मेशन मिलते ही इंडियन अथॉरिटीज फौरन हरकत में आ गई। 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान से प्लेन को लाहौर में लैंड करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस अपील को खारिज कर दिया। इस तरह इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश भी नाकाम रही। अब एक बार फिर प्लेन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चक्कर काटने लगा। प्लेन में अब केवल 1 घंटे का ही फ्यूल बचा था, जिसे देखते हुए कैप्टन शरण एक आखिरी प्रयास करते हैं और हाईजैकर्स को कहते हैं कि प्लेन में जल्दी फ्यूल खत्म होने वाला है, जिस कारण प्लेन क्रैश कर सकता है। इसलिए जब तक लाहौर का रास्ता साफ नहीं हो जाता, प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करके रिफ्यूल कर लेना चाहिए। हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा हाईजैक किया गया प्लेन इंडिया के अंदर लैंड करे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जैसा था। प्लेन अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका था, जिस कारण फ्यूल की शॉर्टेज का अनुमान हाईजैकर्स को भी था। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से हाईजैकर्स कैप्टन की बात मान गए और ना चाहते हुए रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को अमृतसर में उतारने के लिए तैयार हो गए। अब हाईजैकर्स के मानते ही कैप्टन शरण अमृतसर एटीसी से राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। अमृतसर एटीसी लैंडिंग का परमिशन देते ही फौरन सभी इंफॉर्मेशन इंडियन अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करके प्लेन के लैंड करने का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद 6:44 PM पर प्लेन राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन के लैंड करते ही पहले से ही तैयार पंजाब पुलिस हरकत में आ जाती है और दिल्ली से अगले ऑर्डर्स का इंतजार करती है। भारत सरकार चिंता के बोझ से दबी जा रही थी, क्योंकि अभी भी एनएसजी कमांडोज को अमृतसर पहुंचने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला था। इसीलिए पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डिसाइड हुआ कि अब वो फौरन एक फ्यूल ट्रक प्लेन तक भेजेंगे, लेकिन ट्रक में केवल फ्यूल ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस भी सवार होगी, जो फ्यूल भरने के आड़ में प्लेन के टायर्स को पंचर कर देगी, जिससे प्लेन उड़ ही नहीं पाए। कुछ ही देर बाद प्लेन के अनुसार फ्यूल ट्रक प्लेन की तरफ बढ़ता है, पर ट्रक काफी स्पीड से चल रहा होता है, जिस वजह से एटीसी को डर था कि इतनी स्पीड में ट्रक को अपनी तरफ आता देख हाईजैकर्स के मन में शक पैदा हो सकता है। इसीलिए एटीसी ने ट्रक ड्राइवर से ट्रक को स्लो करने को कहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने इंस्ट्रक्शन को सही से नहीं सुना और ट्रक को बीच सड़क में ही रोक दिया। ट्रक का एकदम से रुकना भारत सरकार के लिए बुरी तरह से बैकफायर करता है। ट्रक का इतना स्पीड से आना और अचानक से बीच सड़क में रुक जाना हाईजैकर्स के मन में एक शक पैदा कर देता है। वो इंडियन अथॉरिटीज के प्लान को भांप लेते हैं और जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फौरन कैप्टन शरण को गन पॉइंट में रखकर तुरंत प्लेन उड़ाने के लिए धमकाते हैं। कैप्टन शरण के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो हाईजैकर्स की बात को नहीं मानते तो हाईजैकर्स प्लेन के अंदर कत्लेआम मचा देते। इसीलिए मजबूरन कैप्टन को प्लेन स्टार्ट करके अमृतसर से टेक ऑफ करना पड़ता है। 7:49 PM पर प्लेन एक बार फिर से हवा में होता है। अमृतसर से प्लेन के साथ साथ अब वो उम्मीद भी जा चुकी थी जो कैप्टन और पैसेंजर्स को थी, यही कि भारत सरकार द्वारा उन्हें बचा लिया जाएगा। कैप्टन शरण फिर से पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर देता है और लाहौर के सभी नेविगेशनल एड्स और एयरपोर्ट लाइट्स को ऑफ कर देता है। लाइट्स को बंद होती देखकर कैप्टन शरण परेशानी में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि प्लेन को कहां और कैसे लैंड करें। उन्हें पहले ही पाकिस्तान के एयर स्पेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ऊपर से अब कॉकपिट में लो फ्यूल की वार्निंग भी शुरू हो जाती है। कैसे भी करके कैप्टन शरण को प्लेन को लैंड करना था। लैंडिंग के लिए प्लेन को नीचे की तरफ लाया जाता है। नीचे एक जगह बहुत सारी लाइट जलती हुई दिखाई देती है। कैप्टन को लगता है कि यही एयरपोर्ट है, पर जैसे ही प्लेन जमीन के करीब पहुंचता है, नीचे का नजारा देखकर कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल नीचे कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि हाईवे था, जहां लैंड करना इम्पॉसिबल था। घबराए कैप्टन फौरन प्लेन को दोबारा से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इस बार कैप्टन साफ तौर पर पाकिस्तानी एटीसी से कहते हैं कि प्लेन में बिल्कुल फ्यूल नहीं है और अब अगर इसे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया तो प्लेन लाहौर के बीचों बीच क्रैश कर जाएगा, जिससे न सिर्फ प्लेन और पैसेंजर्स बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी खतरा है। अपने लोगों पर बात आते ही पाकिस्तान लैंडिंग के लिए मान जाता है और फ्यूलिंग के लिए भी परमिशन दे देता है। फाइनली रात के 8 बजे प्लेन लाहौर एयरपोर्ट में लैंड करता है। अब यहाँ पाकिस्तानी कमांडोज प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स डरे सहमे बैठे थे, पर चाकू लगने की वजह से रुपिन कतियाल सबसे बुरी हालत में थे। रुपिन कतियाल की ट्रीटमेंट के लिए कैप्टन और क्रू मेंबर्स पाकिस्तान के मेडिकल से हेल्प मांगता है, पर पाकिस्तान फ्यूलिंग के अलावा कोई और मदद नहीं करता है। रीफ्यूलिंग होते ही प्लेन को पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। हाईजैकर्स की डिमांड पर पाकिस्तान छोड़कर इस बार प्लेन अफगानिस्तान की तरफ उड़ान भरता है।
लेकिन 1999 में अफगानिस्तान में नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं थी, जिस वजह से प्लेन को ओमान की तरफ उड़ा दिया जाता है। लेकिन अब ओमान अथॉरिटीज प्लेन को अपनी सीमाओं में घुसने की इजाजत नहीं देता है, जिस वजह से अब ये प्लेन यूएई की डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। भारत सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करने पर यूएई प्लेन को दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर लैंडिंग करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद करीब रात के 3 बजे प्लेन यूएई के एयरपोर्ट में लैंड करता है। यूएई में लैंडिंग के साथ ही इंडियन अथॉरिटीज यूएई गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके वहां अपने कमांडोज को भेजने की परमिशन मांगती है, लेकिन यूएई भारत के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। हालांकि भारत के कहने पर यूएई अथॉरिटीज हाईजैकर्स के साथ एक निगोशिएशन करती है, जिसमें फ्यूल के बदले इंजर्ड पैसेंजर, महिलाओं और बच्चों को रिलीज करने की डिमांड थी। हाईजैकर्स यहां 27 पैसेंजर्स छोड़ने के लिए मान जाते हैं, जिसमें यहां एक डेड बॉडी भी थी। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रुपिन कतियाल की थी, जो इलाज ना पाने की वजह से अब तक दम तोड़ चुके थे। सभी पैसेंजर्स और रुपिन की बॉडी को इंडियन एयरक्राफ्ट द्वारा अपने देश बुला लिया जाता है। पैसेंजर्स को लेने और यूएई सरकार की मदद के लिए ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव खुद यूएई जाते हैं। वहीं रिफ्यूलिंग होते ही प्लेन एक बार फिर से आसमान में होता है। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, जिस वजह से प्लेन को अफगानिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। फाइनली 25 दिसंबर की सुबह अफगानिस्तान के कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन अपनी लास्ट लैंडिंग करता है। कांधार एयरपोर्ट पर लैंड होते ही प्लेन को चारों तरफ से तालिबानी द्वारा घेर लिया जाता है। इसके बाद भारत सरकार ने तालिबान से पैसेंजर्स की सेफ्टी की अपील की, साथ ही हाईजैकर्स से उनकी डिमांड को जानना चाहा। इसीलिए हाईजैकर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार के सामने 36 टेररिस्ट जो कि भारत के जेल में बंद थे, उन्हें रिलीज करने की डिमांड की। इसके अलावा हाईजैकर्स ने सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी को भी मांगा, जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट और हरकतुल अंसर का कमांडर इन चीफ था, जिसको भारत की जेल में भागने के दौरान मार दिया गया था। हाईजैकर्स यहीं नहीं रुके, वह भारत से $200 मिलियन की फिरौती भी मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हाईजैकर्स के सामने बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं थे। वो उनकी डिमांड्स को किसी भी कीमत में नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि टेररिस्ट को रिहा करने का मतलब होता है भारत के खिलाफ फिर से आतंकवादी गतिविधियों का होना। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मजबूरन इन टेररिस्ट को छोड़ने का डिसीजन लिया गया। इस पूरे इंसिडेंट से यह कंफर्म हो गया कि इस हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। कुछ वक्त बाद जब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस हाईजैकिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इस हाईजैकिंग को लेकर एक एक करके सारे खुलासे होने लगे। इन्वेस्टिगेशंस में 5 हाईजैकर्स के पहचान का भी खुलासा हुआ और यह भी पता चला कि ये 5 हाईजैकर्स पाकिस्तान के थे। इस तरह 3 आतंकवादी को रिलीज करने के बदले में 31 दिसंबर 1999 को सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को कांधार से रिहा करके न्यू दिल्ली ले आया गया। इंडियन गवर्नमेंट इन सभी को सेफली वापस लाने में कामयाब हो गई, लेकिन ये कामयाबी भारत को काफी भारी कीमत चुकाकर मिली।